नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे एनटीए द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के इस व्याख्यान श्रृंखला के 15वें व्याख्यान में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम समय कम मिलने के कारण इसको लाइव कर रहे हैं और जहां तक अगर आपको पसंद आता है तो इसमें कम समय में हम लोग इंटरेक्शन कर पाएंगे, ऐसा मानना है। आज हम मूल्यांकन विधियों के बारे में पढ़ेंगे और शिक्षण अधिगम वाला जो पहला बिंदु है, नेट के परीक्षा में को पता है कि प्रथम प्रश्न पत्र के कुल 10 बिंदु हैं जिनमें से प्रश्न आते हैं और उसमें से पहले बिंदु के अंतर्गत ये अंतिम पाठ्य वस्तु है शिक्षण मूल्यांकन विधियाँ। हमने शिक्षण अधिगम और उसके आयामों को, फिर मानव विकास प्रक्रिया के शिक्षण विधियों को, इन सब के विषय में इससे पूर्व चर्चा किया हुआ। अब देखते हैं मूल्यांकन है क्या। पहले तो मुख्यतः मूल्यांकन का अर्थ है किसी भी कार्य का वास्तविक रूप से गुणात्मक एवं परिमाणात्मक मूल्य का निर्धारण करना। अब एक प्रश्न उठता है कि मूल्यांकन के लिए गुणों से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, मूल्यांकन के लिए हमेशा मापन की आवश्यकता होती है। मापन के लिए हमें मापन करने के लिए कोई उपकरण चाहिए होता है। उस उपकरण की सहायता से हम किसी भी छात्र द्वारा अधिगत पाठ्यवस्तु को कुछ अंक प्रदान करते हैं। उन अंकों के आधार पर छात्र की परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र ने गणित की परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, यह मापन है। अर्थात छात्र ने गणित की परीक्षा थी 100 अंकों की, उन 100 अंकों में से उसने 80 अंक प्राप्त किए। इतने कहने मात्र से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि छात्र की अवस्थिति क्या रही कक्षा में, इसीलिए इसका मूल्यांकन किया जाता है। ये परिमाण था, परिमाण मात्रात्मक रूप में दिया गया। अब इसके मूल्यांकन के लिए हम कहेंगे कि 100 छात्रों में से राम ने कुल 80 अंक प्राप्त करके 100 छात्रों में से राम ने गणित की परीक्षा में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त करके पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह कहने मात्र से ये स्पष्ट होता है कि राम की अवस्थिति 80 नंबर पाने के बाद भी कुल 20 छात्रों में से प्रथम रही। अर्थात अपनी कक्षा के 20 छात्रों में राम का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। अब मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? तो शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षणाधिगम की जो प्रक्रिया है, इसमें शिक्षण और अधिगम दोनों ही समाहित है और दोनों का अपना अपना स्थान है, अपनी प्रक्रिया है, दोनों के अपने क्रियाकलाप हैं। शिक्षक का शिक्षण तभी संभव है जब छात्र का अधिगम समुचित रूप से हो, और छात्र का अधिगम तब होगा जब शिक्षक का शिक्षण प्रभावशाली ढंग से हो। तो अध्यापक को अपने शिक्षण के विषय में जानने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और छात्र का विषय वस्तु का अधिगम हुआ या नहीं, इसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन की प्रायः 2 प्रकार की विधियां इस समय भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रचलित है। एक तो लिखित परीक्षा और दूसरी मौखिक परीक्षा। फिर लिखित परीक्षा के भी अंग उपांग है। लिखित में जैसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, एकैक वाक्यात्मक परीक्षा, फिर दीर्घोत्तरात्मक परीक्षा, फिर निबंधात्मक परीक्षा, इतने प्रकार के लिखित परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा पक्ष है मौखिक परीक्षा का। मौखिक परीक्षा में भी इन व्यूहों को अपनाया जा सकता है। अर्थात मौखिक रूप से छात्रों से साक्षात्कार के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के हो सकते हैं, एकैक वाक्यात्मक भी हो सकते हैं, या दीर्घ उत्तरात्मक भी हो सकते हैं, या फिर छात्रों का अभिमत भी जाना जा सकता है। फिर एक तीसरा जो स्वरूप है मूल्यांकन का, वो प्रयोगात्मक मूल्यांकन है। इस प्रयोग में इन दोनों ही समूहों का आंशिक रूप से आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि मूल्यांकन किसी भी छात्र के द्वारा
अधिगत विषय वस्तु की संज्ञानता के लिए एक अनिवार्य पक्ष है। इससे हमें ज्ञात होता है कि छात्रों को अधिगम हुआ या नहीं। अगर छात्रों को अधिगम में कठिनाई हो रही है, अर्थात 100 में से 20 छात्र थे राम की कक्षा में, उन 20 छात्रों में से कुल 15-17 तक छात्रों के प्रदर्शन खराब हो रहे हैं या 12-15 छात्रों के ही प्रदर्शन खराब हैं, तो अध्यापक को एक बार अपने शिक्षण विधि के बारे में, अपने अध्यापित किए जाने वाले विषय वस्तु का जो संप्रेषण पद्धति रहा उसके बारे में, या फिर अध्यापक को जो कक्षागत परिस्थिति है उसके बारे में, अपनी योजना के बारे में, इन सभी बिंदुओं पर एक बार विचार करने की आवश्यकता होगी कि कारण क्या है कि छात्र इतने अधिक मात्रा में असफल हो रहे हैं। वहीं पर यदि छात्र बेहतर कर रहे हैं और या फिर कुछ छात्र ऐसे हैं जो सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें भी बेहतर किए हैं 2-4 छात्र, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रतिभावान छात्र हैं, उनको आधार पर अध्यापक बाकी 12-15 छात्रों को, 17 छात्रों को छोड़ नहीं सकता है। तो वहाँ पर अध्यापक को अपने शिक्षण विषय पर, पाठ्य संप्रेषण की विधि पर, सहायक सामग्री पर, इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर अधिक छात्र सफल हो रहे हैं, कुछ एक छात्र समस्याग्रस्त हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यापक उन छात्रों को अलग करके विशेष रूप से उनके बारे में बात करता है, ध्यान देता है कि कारण क्या है कि यही बच्चे बार बार ऐसा जो है उपयुक्त या फिर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनको लेकर के उनकी काउंसलिंग कर सकता है, काउंसलिंग करके आगे की विषय वस्तु के बारे में परिचर्चा कर सकता है और कारण को जान सकता है कि छात्र इस तरह की का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। मित्रों, एक संदर्भ और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि आजकल इस मूल्यांकन के स्थान पर हर जगह आकलन शब्द का प्रयोग हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन की जगह पर आकलन प्रक्रिया को प्रवर्धित किया जा रहा है, आकलन का संचालन किया जा रहा है। अब ये आकलन क्या है? तो मूल्यांकन और आकलन में सामान्य अंतर बड़े सूक्ष्म रूप से आप यह कह सकते हैं कि आकलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि शिक्षणाधिगम प्रक्रिया के साथ साथ ही चलती रहती है। और मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, अर्थात अध्यापक किसी पाठ्य वस्तु को, किसी पाठ्य विषय को पढ़ाने के लिए कुछ समय निर्धारित करता है, कुछ को एक वर्ष में 10वीं कक्षा की यह पुस्तक पढ़ा देनी, उसमें से कुछ पाठ्यांश को वो अपने द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप छात्रों के पास प्रस्तुत करता है, फिर उनका एक आकलन करता है, फिर उनका एक मूल्यांकन करता है। किसी भी मूल्यांकन की विधि को अपना करके, चाहे मौखिक परीक्षा लेकर के या फिर उनको असाइनमेंट दे करके या फिर लिखित परीक्षा लेकर के, वह लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ हो सकती है, एक वाक्यात्मक हो सकती है, प्रदर्शनात्मक हो सकती है, किसी भी प्रकार से, और फिर यह कारण जानने का प्रयास करता है कि छात्रों का अधिगम अगर बेहतर हो रहा है तो किन बिंदुओं पर उसको ध्यान देना चाहिए ताकि आगे भी बेहतर होता रहे, और अगर बेहतर नहीं हो पा रहा है, छात्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो फिर वो ध्यान देता है कि कारण क्या है, संप्रेषण शैली में, पाठ्यवस्तु की प्रकृति में, या फिर उस परिस्थिति में किस कारण से छात्रों का अधिगम बेहतर नहीं हो पाता। तो इन बिंदुओं पर वो ध्यान देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आकलन पहले पाठ पढ़ाने के बाद भी अध्यापक कर सकता है और बार बार प्रति पाठ को पढ़ाने के बाद कर सकता है, कुछ इकाइयों को पढ़ाने के बाद कर सकता है। तो इस प्रकार से आकलन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक कंटिन्यूअस के साथ साथ बहुत ही कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया है और एक विस्तृत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। और इनमें बार बार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बच्चों ने 10 अंकों की परीक्षा में से 8 अंक प्राप्त किया राम ने, तो ये बार बार जो स्टेटमेंट आ रहा है, ये स्टेटमेंट ही मूल्यांकन, ये कथन ही मूल्यांकन है। अर्थात आकलन एक विस्तृत प्रक्रिया है और आकलन का स्वरूप अलग अलग है। आकलन अधिगम के पूर्व भी आकलन हो सकता है, अर्थात पूर्व परीक्षा के रूप में, अधिगम के बाद भी आकलन होता है, उस अधिगम का आकलन वर्षांत परीक्षा के रूप में, और अधिगम के साथ आकलन, ये जो कंटिन्यू साथ साथ एक एक बिंदु अध्यापित करने के बाद फिर उसका आकलन किया जाए। तो मूल्यांकन और आकलन ये दोनों ही एक ही नहीं है, दोनों में फर्क है और दोनों ही एक ही प्रकृति के तरफ अपना स्वरूप दिखाते हैं, एक ही प्रकृति के तरफ जाते हैं, इनकी प्रकृति एक जैसी है।
लेकिन आकलन कहीं ना कहीं विस्तृत है और मूल्यांकन एक कथन है, अंतिम कथन के रूप में मूल्यांकन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बड़े आज संक्षिप्त रूप से इस आकलन और मूल्यांकन के विषय में परिचर्चा किया। हमारे पाठ्यक्रम में शायद सिर्फ मूल्यांकन है। अगर आपके संदेह रहते हैं तो फिर हम अगली कक्षा में इस पर फिर से परिचर्चा कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और आप कोशिश करिएगा कि इसको सुन करके बाकी संदर्भों के साथ इसको समझने का। ठीक है, धन्यवाद सभी को इसी के साथ।